आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का। और इधर जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी कंपैरिजन होने वाला है वो 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक रहेगा। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है हमारा नेशनल का। तो नेशनल न्यूज़ में आ रहा है कि ये एक तरह का लॉजिस्टिक हैकाथॉन लॉन्च है जो कि है 2.0। अब हैकाथॉन के बारे में आप सबको पता होगा क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैकाथॉन लॉन्च करती है, उसमें प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं और उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन देने का काम होता है डिफरेंट एक्सपर्ट्स का। तो ये हैकाथॉन जो है लॉजिस्टिक के लिए लॉन्च किया गया है और इसके लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है। पहली ऑर्गेनाइजेशन है NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर किया है नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके साथ उसका स्टार्टअप इंडिया। ये तीनों के तीनों मिलकर एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक हैकाथॉन 2.0 लॉन्च किया है। अब 2.0 लॉन्च किया है, इसका मतलब 1.0 भी लॉन्च किया गया होगा। वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे क्या है 1.0। पर उससे पहले हम सोचते हैं कि 2.0 का क्या काम होने वाला है। जो हैकाथॉन 2.0 है इसका काम होगा कि जो भी लॉजिस्टिक चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है किसी भी लॉजिस्टिक कंपनीज को या किसी भी ट्रक ड्राइवर्स को, तो उसी के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन देने के लिए बात करता है ये। तो हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं क्या क्या लॉजिस्टिक चैलेंजेस हो सकते हैं कोई भी एक लॉजिस्टिक कंपनी को। तो अब मान लीजिए कोई एक ट्रक A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है, या दूसरे लैंग्वेज में समझे तो दिल्ली से मान लीजिए मुंबई जा रही है, ठीक है। तो जब दिल्ली से मुंबई जाएगी तो उसको डिफरेंट लॉजिस्टिक चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो कैसे? जब उसका ट्रक टोल से पास होगा तब उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा उस ट्रक ड्राइवर का कि वेरिकल सही है कि नहीं, जो सामान है वो सही है कि नहीं। उसके बाद कभी भी जो पुलिस पोस्ट रहती है वहाँ पे भी बीच में चेकिंग होती रहेगी ट्रक्स की। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ता है ट्रक ड्राइवर्स को। तो इसी के लिए सॉल्यूशन देने के लिए बात क्या है, अंडर दिस लॉजिस्टिक हैकाथॉन 2.0 इसी इवेंट में एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा जो भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं इनके लिए। तो ये कौन सा ऐप है वो देखते हैं। तो ये मिलेगा आपको ट्रैक यू ट्रांसपोर्ट ऐप। ट्रैक यू ट्रांसपोर्ट ऐप का एम रहने वाला है कि जो भी स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्टर है या जो भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये एक तरह का टूल होगा जो कि लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। उसी के साथ एक रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम भी रखा गया है, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी रखा गया है। जब दिल्ली से मुंबई तक जब ट्रक जा रही होगी तो उसके बीच में वो ट्रक कहाँ पे रुकी है, किस लोकेशन में, उसका एग्जैक्ट लोकेशन देने का काम होगा ये ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट ऐप का। इसके साथ जो ट्रक है उसका वेरिफिकेशन, मतलब ट्रक का जो नंबर प्लेट है, जो ट्रक का जो ड्राइवर है वो सही है, ट्रक की जो मालिक है वो सही है, और ट्रक में जो सामान जा रहा है वो भी सही है। तो सारा का सारा जो वेरिफिकेशन है, वेरिकल का वेरिफिकेशन, वो भी ये ऐप ही करने जा रहा है। अब हमें 2.0 के बारे में बात की है। अब हम समझते हैं कि 1.0 में क्या हो रहा। जो 2.0 है और 1.0 है ये दोनों के दोनों आते हैं अंडर प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के अंदर। प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के अंदर क्या कहा गया था कि जितने भी हाईवे है, रोडवे हो, रेलवे हो, ये सबको एक ही जगह पे कनेक्ट किया जाएगा जिसकी वजह से कनेक्टिविटी फास्ट हो और जो भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी पहुंच पाए। तो ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ये आता है अंडर दी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म 1.0 है वो आया था 17 सितंबर 2022, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2.0 भी अंडर आता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको जो स्कीम वाला PDF आएगा मंथ के एंड में, तो उस पर आपको मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में उधर आपको सब कवर हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका इस जो इवेंट है इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है इंडियन रेलवे की तरफ से। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है रेल रक्षक दल। रेल रक्षक दल जो है अभी पायलट बेसिस पे चलने वाला है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर मिलेगा आपको। जयपुर राजस्थान में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलने वाला है। अब इसका काम क्या होने वाला है, जैसे नाम से बता रहा है कि रक्षा करने का काम करेगा जब इमरजेंसी होगा उस केस में। और कब करेगा, जब कभी रेलवे के एक्सीडेंट होगा या रेलवे का भी इमरजेंसी होगा उस केस पे। तो जैसे हम देखते हैं क्या है, जैसे इसका एम भी है कि एक्सीडेंट, जब भी कभी रेलवे का एक्सीडेंट हो तो उस केस में ये एक तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह काम करेगा ये रेल रक्षक दल। इसके अंतर्गत जो रेलवे के स्टाफ है वही होंगे जो फिजिकली फिट रेलवे के स्टाफ है, मतलब कि ज़्यादा जो रेलवे पुलिस फोर्स है वो इसका पार्ट होगी। और इनको जो है स्पेशली स्विमिंग सिखाई जाएगी, उसके साथ जो लाइट वेटेड इक्विपमेंट है वो सिखाई जाएगी इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे उनको काम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि हेल्प करता है इंडियन रेलवे को कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस समय कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो पिक्चर में आता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था
NDRF, इसके बारे में पता होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो इसका काम था कि कभी भी एक्सीडेंट हो गया तो उसको रेस्क्यू करने का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इनको जब तक कांटेक्ट करते थे रेलवे वाले तब तक थोड़ा लेट हो जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लेट हो जाता, बट थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता था, लेट हो जाता एक्शन लेने में, बिकॉज रेलवे बताएगी इनको, फिर ये अपने जो जगह होगी जहाँ पे इनका ऑफिस रहेगा वहाँ से आएंगे, आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो जो टाइम लगेगा उसी दौरान अगर रेलवे का खुद ही का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रेलवे एक्शन से इसको हैंडल कर रहा हो, तो जो भी RPF रहेंगे उधर, या तो जिसको भी तैनात किया गया होगा एज अ रेल रक्षक दल, तो जब भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बीच में गोल्डन आवर्स रहता है जिसमें जो भी पर्सन है वो बच सकता है। तो वो बचाने का काम जल्दी से जल्दी ये रेल रक्षक दल कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। इतना डिफरेंस आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इतने पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है 3 प्रणाम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स, और ये इसका जो वर्थ है वो 130 करोड़ रुपये का पड़ने वाला है। तो इस प्रणाम रुद्रा जो सुपर कंप्यूटर है इसको यूज़ किया जाएगा पुणे बेस जायंट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप, उसके बाद दिल्ली बेस इंटर यूनिवर्सिटी एस्टेट सेंटर, और उसका कोलकाता बेस SL बोस सेंटर। ये तीनों के तीनों ये सुपर कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, रुद्रा सुपर कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, और ये डिफरेंट काम करेंगे। तो कौन से, जैसे कि जायंट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप जो है यूज़ करेगा फॉर फास्ट रेडियो ब्लास्ट एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जो न्यू दिल्ली का इंटर यूनिवर्सिटी एस्टेट सेंटर है ये यूज़ करेगा एटॉमिक फिजिक्स के लिए। उसके बाद जो SN बोस सेंटर है ये प्रमोट करेगा रिसर्च को इन एरिया सच एस फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, उसके बाद अर्थ साइंस, ये तीनों को प्रमोट करने का काम करेगा। मतलब ये तीनों पे रिसर्च करने का काम करेगा, एडवांस रिसर्च करने का काम करेगा। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ 1 लाख करोड़ रुपए रखने की बात की है इन यूनियन प्रोजेक्ट इसके रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत ये रुद्रा मिशन आता है, ठीक है। रुद्रा सुपर कंप्यूटर जो है ये आता है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत। तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़े तो इसको जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये एज अ जॉइंट इनिशिएटिव था बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। इसके अंतर्गत जो भी R&D इंस्टीट्यूट्स है वो एक साथ कनेक्ट होते हैं, और जो भी डेटा है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, और ये लॉन्च किया गया फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए। और इसको जो डेवलप किया गया है बाय IITM। IITM का मतलब ये नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेथोलॉजी। तो ये पुणे बेस्ड है, तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया था, और ये सिस्टम दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इन्वेस्टमेंट रखी है वो 850 करोड़ रुपये की रखी गई है, और इसके अंतर्गत 2 चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। एक है अर्का और एक है अरुणिका और अर्का जो है ये हेल्प करेगा जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेथोलॉजिकल है पुणे बेस्ड, इनका क्लाइमेट और वेदर रिसर्च में, ठीक है। तो ये दोनों में हेल्प करने वाला है। तो ये सिस्टम का एम क्या होने वाला है, इस सिस्टम का एम रहेगा कि जो भी वेदर है उसको प्रिडिक्ट किया जाए और अच्छे से, ठीक है। तो उसको प्रिडिक्ट किया जाए कुछ 6 किलोमीटर पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 किलोमीटर, प्रीवियसली 12 किलोमीटर में किया जाता था, तो 6 किलोमीटर में इसको जो है मॉडल को बनाया कि 6 किलोमीटर में प्रिडिक्ट कर पाए। इसका मतलब हुआ कि ये और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए। 12 किलोमीटर का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। 12 किलोमीटर का मतलब ये समझते हो कि 10 दिन तक, मान लीजिए 10 दिन अहेड तक वेदर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन 6 किलोमीटर है तो इसका मतलब ये 15 दिन तक भी जो वेदर प्रिडिक्ट कर सकता है ये जो सिस्टम है ये। तो इसका काम क्या रहने वाला है, इसका काम रहेगा कि कभी भी अगर कोई जगह पे साइक्लोन आने वाला है या बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो वो पहले ही प्रिडिक्ट करने का काम रहने वाला है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का। तो इसको जो है 2 जगह पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। पहला तो IITM पुणे महाराष्ट्र में, और दूसरा जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में इसको किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ये पेटाबाइट आप याद नहीं रहोगे तब भी चलेगी। पहले ये 6.8 पेटाबाइट था, अब इसको बढ़ा के 22 पेटाबाइट कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ एक ऐप है जो कि लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ने, जो कि कौन है अभी के लिए, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो इन्होंने लॉन्च किया है एक पद माँ के नाम। इसके बारे में आपको पता होगा, एक पद माँ के नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन लॉन्च किया था। तो इसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसके अंदर जो भी यूज़र है वो ट्री का जो है इमेज अपलोड कर सकता है,
ट्री का जो टाइप है वो अपलोड कर सकता है, लोकेशन अपलोड कर सकता है, और प्लांटेशन ओकेशन कैसे हो इसका प्लांटेशन हो ये सब अपडेट कर सकता है। इसके बाद जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो 1 महीने के बाद हर 1 महीने के बाद जो भी प्लांट का अपडेट है वो भी दे पाएगा। तो इससे बंदे को क्या फ़ायदा होगा, बंदा क्यों करेगा, क्योंकि बंदे को इसके बदले में मिलेगा कुछ कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट अर्न करेगा, और वो कार्बन क्रेडिट आपको पता होगा ये कार्बन क्रेडिट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो फैक्ट्रीज रहती है उनको, क्योंकि जब भी कभी फैक्ट्री कभी इन्वायरमेंट को डैमेज करती है तो उसके बदले इनको कुछ ना कुछ रेन्यूएबल एनर्जी के तौर पे डेवलप करना पड़ता है उस आसपास का जो विलेज है वहाँ पे। तो अगर वो किसी वजह से वो डेवलप नहीं कर पाते तो उस केस में उनको कार्बन क्रेडिट चाहिए होता है। वो कार्बन क्रेडिट जो है इंडिविजुअल उस कंपनी को दे सकते हैं, उसके बाद उसको पैसे भी मिल सकते हैं, या तो कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी दे सकती है ये कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो। ये हो रहा था गुजरात में। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और इन्होंने पार्टनर किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ। तो ये दोनों मिलकर जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये 3 दिन का समिट, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये जो है गुजरात में कहाँ पे हो रहा था, महात्मा मंदिर कॉन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में ये इवेंट हो रहा था। अब इस इवेंट की बात करें तो एक तरफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट जो भी की प्लेयर्स हैं उनको साथ में लाया जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, फिर इन्वेस्टर्स है, रिसर्चर है, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सबको एक साथ लाया जाएगा। और कैसे हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं उसके ऊपर बातें होती है। तो इसमें कुछ ऑनर भी किया गया है, वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि इसमें इंडिया को ऑनर किया गया है कि इंडिया ने 200 गीगावाट का जो इंस्टॉलमेंट ऑफ नॉन फिसल फ्यूल कैपेसिटी है वो अचीव कर लिया गया है। और 2030 तक कितना प्लान है इंडिया का कि वो कितना रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैब्लिश कर लेगी, वो है 500 गीगावाट। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट न्यूज़ चलता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो है लॉन्च किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी पंचायती एक्ट 1996। इसके अंतर्गत बोला गया कि ये जो एक्ट है ये डेवलप करेगा जो भी शेड्यूल्ड एरियाज रहते हैं उनको। अब इस शेड्यूल्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम लॉन्च की थी। एक का नाम है PM जनमन और एक का नाम है PM जुगा। तो PM जनमन है, इसका काम रहेगा कि जो भी आदिवासी हैं, जो भी ट्राइब्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, और जो जुगा है उसका काम रहेगा कि जो भी ट्राइब्स कम्युनिटी है उनका जो भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बढ़ाया जाए। तो आपको ध्यान रखना है 2 स्कीम के बारे में। ये 2 स्कीम जो भी है हम जो मंथली स्कीम वाला PDF लाएंगे उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको बैंकिंग साथी का जो मंथली PDF है स्कीम वाला PDF उसमें आपको ये मिल जाएगा। अभी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस भी लॉन्च किया गया था इसी इवेंट में। तो उसका नाम था प्रधान ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पोर्टल, और इसके साथ 7 स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए हैं। तो आपको ये थोड़ा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिप में नहीं है, इतना डिप में पढ़ना भी नहीं है इसको, तो आप ऊपर से पढ़ो काफ़ी है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस ये हम पोर्टल वाले में कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म, जिसको डेवलप किया गया है डेव IT। और ये क्यों किया गया है, ये किया गया है जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर है ना वहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश होने के लिए, ठीक है। अब तक जब भी कभी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में कंपनी स्टैब्लिश होना पड़ता था तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता ऑफलाइन, लेकिन अब जो है ऑनलाइन वो लाइसेंस ले पाएंगे। और ये लाइसेंस लेने के लिए जो डिफरेंट एजेंसीज है वो एक साथ इसी प्लेटफॉर्म में आने का काम करेंगे। वो कौन है, सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म। कौन कौन सी एजेंसी, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके बाद RBI हो गया, SEBI हो गया, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जो है एक ही प्लेटफॉर्म में आएंगे और जो लाइसेंस का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब तक जो है लाइसेंस मिलने में टाइम लगता था क्योंकि हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, तो वही लाइसेंस जल्दी और ऑनलाइन प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर मिलने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3rd वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज। किसने किया है, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। ये जो 3rd एडिशन है ये 1 साल छोड़ के 1 साल में होता है, मतलब अभी 2024 में हो रहा है। तो इससे मतलब इससे पहले जो है 2022 में हुआ था, ठीक है, 2022 में हुआ था, और उससे पहले कब हुआ और 2020 में हुआ। मतलब 1 साल छोड़ के 1 साल जब होता है तो उसको बोला जाता है बाय एनुअली, ठीक है। और ये होता है बाय एनुअली मतलब 1 साल में 2 बार हो रहा। तो ये इवेंट क्या हो रहा था, ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। तो इस इवेंट में एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थीम है, वो थीम क्या है, वो मिलेगा आपको प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो इसका थीम जो है आपको ध्यान देना है। और इसका एम क्या होने वाला है, इसका एम रहेगा कि इंडिकेट करना इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर।
तो ये आपको एम भी ध्यान रखना है, उसका आपको थीम ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट ये 5 मेन पिलर है, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या 5 पिलर है। और इवन आपको आप अगर इसको एक बार रीड भी कर लोगे ना, तब भी आपको सारा का सारा चीज़ें समझ आ जाएगी क्या क्या पिलर्स हैं इसकी। पहला तो कि फूड इन रेडिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो सेफ्टी है वो रखनी है फूड की, और सेफ्ट लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए फूड का, ऐसा कुछ कहना है इस इवेंट में। जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसको बढ़ाने के लिए बात की गई है। इसका बाद बोला कि वेस्ट कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले, इसके ऊपर बात की गई है। और पैकेजिंग ऐसी हो कि सस्टेनेबल फूड पैकेजिंग हो, तो इसके ऊपर बात की गई है। और जो भी खाना है वो सेफली फार्म से जो हमारे घर तक है वो पहुँच पाए, इसके ऊपर भी बात की गई है अंडर दिस इवेंट। इसके बाद बात करते हैं इस इवेंट के बारे में। तो ये इवेंट तो इंडिया में हो रहा था, लेकिन इसका जो पार्टनर कंट्री था वो जापान था, और जो फोकस कंट्री था वो ईरान और वियतनाम था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो पहले एडिशन की बात करें तो ये 3rd एडिशन है, तो इसका मतलब 2nd एडिशन हुआ होगा। तो 2nd एडिशन 2022 में हुआ था, जिन्होंने मैंने को बताया, और जो 1st एडिशन हुआ था 2017 में हुआ था। इसके बीच में एडिशन नहीं हो पा रहे थे 2019 में बिकॉज ऑफ कोविड। तो आपको चीज़ ध्यान देंगे, बिकॉज ऑफ कोविड इसका जो इवेंट था ये नहीं हो पाया था। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, मेक इन इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 साल। तो ये 25 सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब इसको 10 साल हो गए, मतलब 25 सितंबर 2024 में इसको 10 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने मेक माई ट्रिप मेक इन इंडिया 2.0 भी लॉन्च किया गया है। अब मेक इन इंडिया 2.0 को जो बढ़ावा देने का काम कर रहा है वो कर रहा है 7 बिजनेस एक्शन रिफॉर्म, जिसका काम होगा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये मेक इन इंडिया जो है एज क्या गया 7 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत। अभी इसमें जो 2.0 बोला गया इसके अंदर वो 27 सेक्टर को कवर करेगा। इसमें 15 जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होने वाला है, और बाकी 12 जो है सर्विस सेक्टर होने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एशियन डेवलपमेंट बैंक होस्ट करने जा रहा है क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। और ये 2 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, जिसका काम है कि इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज। तो उसके ऊपर ये इवेंट था, और इसमें डिफरेंट जो नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ है, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फिर क्लाइमेट रेडी वर्क हेल्थ वर्कफोर्स हो गए। तो इसके बारे में इस कॉन्फ्लिक्ट में बात किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसको लेसन पॉइंट में मान सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, जो कि पावर फैसिलिटी लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया? ये फैसिलिटी जो है हेल्प करेगा जो भी पावर सेक्टर, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इधर, उसमें कभी भी जो साइबर थ्रेट ना हो पाए, तो उसी के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है। और ये अभी कहाँ पे? ये दिल्ली में इसको बनाई गई है, नॉर्थ रीजन पावर कमेटी दिल्ली में इसको बनाई गई है। ये एज अ पार्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो 100 डे इनिशिएटिव है उसके पार्ट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 4th क्वाड लीडर समिट, और ये यूएसए में किया गया है, ठीक है। लॉन्च नहीं, सॉरी, इन्होंने अटेंड किया है 4th क्वाड लीडर समिट, जो कि यूएसए में हो रहा था। तो इसमें इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है होस्ट करने वाला है क्वाड 2025 का। 2024 का कौन यूएसए होस्ट कर रहा है, लेकिन 2025 का कौन होस्ट करेगा? क्वाड लीडर समिट इंडिया होस्ट करेगा। और इसके बाद 2025 में जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, क्वाड के अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्री मीटिंग होती है, जैसे लीडर समिट है, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, उससे डिफेंस का मीटिंग होती है। तो ऐसे अलग अलग मीटिंग होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर समिट होती है। तो लीडर समिट आपको ध्यान रखना कि इंडिया में 2025 में होने वाला है, और यूएसए में जो फॉरेन समिट है उसके लिए यूएसए में जो है फॉरेन समिट होने वाले, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि 4th एडिशन वाला जो क्वाड लीडर समिट है वो यूएसए में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूएसए की जो मिनिस्टर है ये इसको होस्ट करेंगे। वैसे ही कुछ हो रहा है कि जो जॉय बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये होस्ट करने वाले हैं ये 4th लीडर समिट को। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ऐसा नहीं कि ये क्वाड का जो समिट है ये अटेंड करने वाले हैं, इसके साथ जो समिट ऑफ फ्यूचर है 79 यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का, इसको भी अटेंड किया, जिसका थीम है मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। तो मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी अटेंड किया, और ये भी यूएसए में ही हो रहा था। अब हम क्वाड की बात करें तो क्वाड में टोटल 4 कंट्रीज आती है, वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, और ये सपोर्ट करने वाली है। और इस क्वाड का क्या काम होता है कि ये क्वाड का काम रहता है कि सपोर्ट करना जो भी इंडिया पैसिफिक रीजन है उसको कैसे
इंक्लूसिव और रेजिलेंस बनाया जाए, उसी के लिए बनाया गया है। उसका देखते हैं समिट ऑफ फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं। तो समिट ऑफ फ्यूचर जो है पहला ऐसा समिट है जिसके साथ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें डिफरेंट लीडर, एडवोकेट, एक्टिविस्ट एक साथ आएंगे और जो भी फ्यूचर जनरेशन में कैसे काम करना चाहिए उसके ऊपर बातें होती है इस इवेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर समिट ऑफ फ्यूचर है जो कि यूएन जी। अब कुछ और इनिशिएटिव लेते हैं, देखते हैं यूएन जी का। तो इसमें मिलेगा कि क्वाड कैंसर मून शॉट इवेंट, ये भी एक हुआ था क्वाड की इवेंट में ही, जिसके अंदर बोला गया था कि जो सर्विकल कैंसर केयर है उसका जो भी गैप है उसको एड्रेस करने का काम करेगा, और ये एक तरह का ट्रीटमेंट इकोसिस्टम बनाया जाएगा इंडो पैसिफिक कंट्रीज के लिए। इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोवेट किया है 8th इंडिया वाटर वीक, और ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और ये 8 इंडिया वाटर वीक जो हो रहा था वो हो रहा था 17 से लेकर 21 सितंबर तक। तो इसका जो थीम है वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम आप ध्यान देना, वो है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इसका थीम मिलने वाला है। तो इसमें कुछ हाईलाइट्स है, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 अवार्ड दिए गए हैं। एक अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश से आती है वो है वुमेन वाटर वॉरियर यूबाई, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद एक मेघालय से आती है तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया है इस कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन इवेंट में। 2 अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद बात किया कि इस इवेंट में जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज है एज अ वो पार्टनर मिनिस्टर है, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी वो जो है एज अ पार्टनर डिपार्टमेंट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज, और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वाटर फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पार्टनर किया एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर दिस इंडियन वाटर वीक 2024। तो आपको तीनों पॉइंट ध्यान देना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था इसको, और इसके साथ जो है इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस भी इनोग्रेट किया गया था। वॉश का मतलब क्या हुआ, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इसका जो थीम है वो आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो है सस्टेनेबल रिन्यूएबल सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई। तो इसका ये थीम है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट आ रहा है कुछ अवार्ड, और ये अवार्ड देखने मिलेगा आपको। बेस्ट सेंट्रल मिनिस्टर वो आपको मिलेगा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे। उसका बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन वो मिलेगा आपको केरला। आपको ये दोनों चीज़ ध्यान देनी है, बाकी आप ध्यान ना दो तभी चलेगा। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये दोनों भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस ये है कि ब्लू वर्स करके कोई एक कंपनी है जिन्होंने बाइक को कैसे साफ रखना है, बाइक जैसे वॉशिंग होती है तो उसी के लिए कुछ ऐसे मशीन बनाई है। तो ये मशीन जो है वाटर कंजर्व करने के लिए हेल्प करता है, तो इधर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये इतना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक उत्तर प्रदेश के एयरलाइंस के ऊपर। आपने कभी नहीं सुना होगा ना कि उत्तर प्रदेश का भी कोई एयरलाइंस है, तो ये इसलिए सुन रहा हूँ पहली बार मेरे यहाँ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सही में पहला एयरलाइंस है जो कि लॉन्च किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश बेस्ड एयरलाइंस है जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू कि ये जो है अपना जो भी फ्लाइट है वो उड़ा सकते हैं, और इनका जो लाइसेंस है वैलिडिटी मिली है 3 साल के लिए। तो आपको ध्यान रखना 3 साल में मिली है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला शेड्यूल्ड एयरलाइंस है, तो आपको चीज़ ध्यान देंगे। तो इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट कुछ लॉन्चेस पढ़ते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो PM जनमन की बात की थी, और PM जनमन की बात की थी, तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेके आए झारखंड में। तो ये आप देख सकते हो कुछ 1360 करोड़ रुपए जो है इसलिए इन्वेस्ट किया गया है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो बेटर लाइफ जी पाए उसके लिए। उसके बाद जो आपको एक और स्कीम बताया था उसके लिए जो आउटने रखी है वो 80,000 करोड़ रुपये के आसपास रखी है कि बेनिफिट करेगा कुछ 63,000 ट्रेवल डोमिनेंट विलेजेस को, कि वो अपना जो विलेज है वो डेवलप कर पाए इसके लिए। ठीक है, तो ये आपको स्कीम ध्यान देंगे। ये स्कीम वाला हम ऑलरेडी जो मंथली PDFs हैं हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज आपको लास्ट में आके जब रिविजन करोगे, और वही रिविजन जो है आपको एग्जाम में बाद में हेल्प करता है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो भी नेशनल अफेयर्स था वो एक साल हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे, और उसके बाद जो बाकी कंटेंट है वो एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं एक वीडियो में सारा कवर नहीं करा सकता, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कवर करेंगे इस वीकली
अफेयर्स को, ठीक है। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहिए सब्सक्राइब कर चैनल। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, हम वहाँ से डाउन कर सकते हो। सो अभी रहते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।